नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लोकल स्टेट्स। लोकल स्टेट्स, नवीन राज्य, मॉडर्न स्टेट, उस समय जो नए नए राज्य बने थे, लोकल स्टेट्स, उसके फैक्ट्स में वॉर बताने जा रहा हूं आपको, वॉर। ठीक है, लोकल स्टेट में पहले तो लोकल स्टेट जो उस समय नए नए स्टेट बने थे उनके नाम में पहला है आपका बंगाल, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका अवध, नेक्स्ट है आपका मैसूर, नेक्स्ट है आपका कर्नाटक, नेक्स्ट है आपका बंगाल, अवध, मैसूर, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट में एक और बचा, 5 थे। वो इंपॉर्टेंट सारे नहीं है, एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो ये, और एक और है आपका, मेरे दिमाग से उतर रहा है, भरतपुर। भरतपुर, ये आपके इंपॉर्टेंट स्टेट थे जो उस समय नए नए राज्य बने थे। इन सभी में से आपको जो कायदे में कवर करना होता है, जो सीरियस होकर के, वो ये दो कवर करने हैं, क्योंकि इन दोनों जो स्टेट थे, इन स्टेट को पाने के लिए ब्रिटिशर्स लोगों को तगड़ी फाइट करनी पड़ गई। ठीक है, वरना बाकी जितने भी स्टेट थे वो कैसे थे आपके, आसानी से उनको ब्रिटिशर्स को मिल जाए। बट दिक्कत किसको हुई है, मैसूर और इसको लेकर के। तो बेसिकली आपको कवर करना पड़ेगा, पहला लिखिए मैसूर। मैसूर में अंग्रेजों ने कवर किया था, फाइट की थी, इसको बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। हेडिंग डालिए, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 लड़ाइयां हैं ये, 4 लड़ाई लड़ी गई हैं। 4 लड़ाई के बाद मैसूर का पोर्शन, इंडिया का पोर्शन जो अप्रोक्सीमेट आप देखे हैं, तो यहां पे ये पूरा हिस्सा कर्नाटक वाला जो पूरा पोर्शन था ना, ये पूरा पोर्शन था मैसूर। इस पोर्शन को लेकर के अंग्रेजों की जो फाइट हुई है उसको शुरू करते हैं। पहले फटाफट आइए, शुरू करिए। किंग लिखिए, डायनेस्टी का नाम है वाडियार डायनेस्टी, मतलब यहां के जो राजा थे उनका नाम है वाडियार, डायनेस्टी का नाम है वाडियार। किंग का नाम है चिक्का, चिक्का कृष्ण राज, चिक्का कृष्ण राज। ये हो गई तुम्हारी डायनेस्टी का नाम। डायनेस्टी समझते हो ना, साम्राज्य बोलते समथिंग ना, राजा। इस राजा के राजा का नाम है जिन्होंने मैसूर को बनाया था, चिक्का कृष्ण राज। इनके 2 मंत्री हैं, देवराज नंदराज, देवराज नंदराज, 2 मंत्री जिन्होंने कंट्रोल किया था। ठीक है, नंदराज 1749 में बनता है किंग। बाद में चिक्का कृष्ण का सेटअप थे, इंपॉर्टेंट नहीं। वाडियार डायनेस्टी 16 की पुरानी बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, नंदराज 1749 में बनता है किंग। सेम टाइम में इसी नंदराज जब राजा बनता है, उस समय एक बंदा था, उसका नाम था हैदर अली। सुने होंगे आप लोग नाम, हैदर अली। वो इन द फॉर्मेट ऑफ सोल्जर, सैनिक भर्ती होता है इनकी आर्मी में। हैदर अली क्या बना, सैनिक बना। किस समय, इनके समय, हैदर अली साहब। यहां से कहानी शुरू होगी। और 1761 में ही बिकेम द किंग। कौन, हैदर अली। तो हैदर अली तक आप पहुंच गए, कहां से कहानी शुरू होती है। और हैदर अली फाइनली 1761 में क्या बन गया, राजा। अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई है वो हैदर अली और इसके लड़के टीपू सुल्तान के साथ हुई है। ठीक है, तो हमें केवल इसको कवर करना है। यहां से हो गया, हटाऊं, चलिए अब आइए एंग्लो मैसूर वॉर। पहली एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, पहली 1767 से 1769, ये पहली लड़ाई है। पहली और दूसरी फाइट बड़ी तगड़ी हुई थी। दूसरी फाइट में बस लास्ट में जाकर के हैदर अली खत्म हो गया था, तो फिर इसका लड़का राजा बनता है। ठीक है, 1769 से 1769, 67 से 69 लिखिए।
मैसूर प्लस निजाम प्लस मराठा, तीन लोगों ने एक साथ फाइट की थी। पहला कौन है? मैसूर प्लस है आपका निजाम प्लस है आपका मराठा, मराठा, ठीक है, वर्सेस ब्रिटसर्स, ये फाइट थी। तो ऑब्वियस है जब ट्रिनिटी होगी तो ट्रिनिटी के अगेंस्ट में कौन होगा? ब्रिटसर्स हार, ठीक। तो लिखिए डिफीट, ब्रिटसर्स की डिफीट, ब्रिटसर्स को डिफीट कर दिया। जब डिफीट होती है याद रखिएगा तो उसके अगेंस्ट में क्या होती है? एक संधि होती है। ध्यान से 4 संधियां हैं इसमें। ट्रीटी ऑफ मद्रास, पहली संधि क्या करी गई? ट्रीटी ऑफ मद्रास की गई। ऑब्वियस है किसके किसके बीच में होगी, समझ गए? किसके किसके बीच में? हैदर अली वर्सेस ब्रिटसर्स। कायदे में तो ग्रुप हैदर अली ने बनाया था ना, सहयोगी, बट फाइट तो तुम्हारी किसकी हो रही? मैसूर को लेकर के। तो राजा तो कौन है? हैदर अली। तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच की पहली संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास। स्टार लगा लेना भाई साहब। 4 संधि बताऊंगा, चारों संधि की क्रोनोलॉजी घर जाके घटना चेक कर लेना मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझ में आएगा। मेरे मुंह से जो इस समय चीजें निकल रही हैं वो अमृत निकल रहा है, ऐसा समझ रहे? प्रीलिम्स के लिए बड़े काम के फैक्ट्स हैं, थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट आइए, एंग्लो मैसूर के बाद जीत कौन गया? पहले में हैदर अली जीत गया इसमें। सेकंड फाइट 1782-84, 1780 से 1784। दूसरा फैक्ट्स, सेकंड फैक्ट्स 1780 से 84 के फैक्ट्स में 2-3 चीजें। नंबर 1, ब्रिटसर्स अटैक माहे। अंग्रेजों ने सबसे पहले इसमें अटैक किया था माहे पर। माहे सिचुएटेड है केरला में। ये रीजन था मैसूर सेकेंड अटैक का, एंग्लो मैसूर वॉर के पीछे का। केरला का जो माहे है वो उस समय किसके हाथ में था? मैसूर के हाथ में। तो लॉजिक है ब्रिटसर्स अटैक करेंगे तो होगा ही होगा, तो ये इसके पीछे का रीजन। दूसरा इंपॉर्टेंट है, बंदे का नाम है आयर कूट। ध्यान से, आयर कूट, ये कौन है? ये लीडर है ब्रिटिश आर्मी का। इंपॉर्टेंट नाम क्यों आ गया? क्योंकि इसने हरा दिया था हैदर अली को, तो नाम काम का है। जनरल आयर कूट, इसने लीड किया था, जनरल आयर कूट। 7 दिसंबर 19 सॉरी, अरे यार ये अपना ये मैच कर लेना ईयर, वही बना आदत। 1782 डेथ, 7 दिसंबर 1782 में होती है डेथ। किसकी होती है? आयर कूट की नहीं, हैदर अली की। अरे भाई साहब, अब ये घंटा हुआ ये हाल है, हिस्ट्री शुरू हो रही, ध्यान से। आयर कूट ने तो हराया है ना, तो वो कैसे मर गया? कौन मरेगा? हैदर अली। तुरंत हैदर अली का तुरंत लिखिए सन, उसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू बिकेम किंग। सन है टीपू, क्या बन गया? तुरंत राजा बन गया। लेकिन तू कि छोटा था तो उतना हो नहीं पाया, तो फाइनली इसमें कौन जीते? ब्रिटसर्स। तो जब ब्रिटसर्स जीतेंगे तो लॉजिक है दूसरी वाली भी ट्रीटी करेंगे, अपने हिसाब से ट्रीटी करेंगे। उसका नाम है मंगलौर की संधि, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, MANGA, मैंगलोर जिसको बोलते हैं ना, मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। इस ट्रीटी में बस ऐसे था, देखो क्या फायदा हुआ था। पहली ट्रीटी में बहुत सारा एरिया था जिस एरिया को अंग्रेजों से हैदर अली ने खींच लिया था, तभी तो वो जीता है। तो सेकंड वाली जब ट्रीटी होती है तो जितना भी एरिया पहले वाले में जीता था वो इसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। अंग्रेजों ने क्या कर लिया? वापस ले, तो बराबर पे फाइट आ गई। कौन है लड़का? छोटा तो साइन तो राजा का लड़का, छोटा अकबर 13 साल में राजा था, युद्ध तो लड़ गए हैं 11। राजा जो होगा साइन तो वही करेगा ना, सीधी बात है। तो साइन उसी ने किए हैं, किसने? टीपू ने। बोलिए कोई फैक्ट्स कंफ्यूजन? हैदर अली को मारा था, हैदर अली को मार दिया, और हैदर अली युद्ध में खत्म हो गया था। तो जब वो खत्म होगा तो राजा तुरंत बन जाते हैं ना कोई ना कोई, तो राजा बनते ही फिर उसके बाद फाइनली 2 साल में ट्रीटी होती है। किसका? 84 वॉर लास्ट ईयर में खत्म होती है। क्लियर हो गया? तुरंत हेडिंग डाली हैदर अली। हैदर अली के बारे में जानकारी ले लीजिए। हैदर अली का नाम सुने हैं?
रिसेंटली अभी वो उनका नाम था, आपने सुना, विजय माल्या, सुने? विजय माल्या बहुत शरीफ आदमी आजकल हो गए। इंडिया के लोग इतने बड़े मूर्ख हैं ना, बस क्या बताएं, एक तो खाली पॉडकास्ट कर दो, 1 घंटे की वीडियो में बंदा कितना शरीफ है, देखा आपने पॉडकास्ट? इतना शरीफ बंदा तो इंडिया में कोई गांधी जी है बिल्कुल। मतलब आप समझ रहे हैं इंडिया वाले को मूर्ख बनाना कितना आसान हो रहा है। उसने जिस हिसाब से बातें, उस हिसाब से तो एसबीआई वालों को गलती लोन दे दिया उन्होंने, हमने मांगा ही नहीं। बताओ, समझ रहे बात को लेकर? देखिएगा उसको, क्या बेवकूफ हिसाब है यार, कितनी तगड़ी वाली सोच के देखिए इन सब चीजों में फंडिंग होती है, लेकिन इंडिया वालों को बड़ा मजा आता है। यार बात तो सही है यार, इतना बंदा जितना हम खराब सोच रहे तो उतना है नहीं। लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया, बली मानिए विजय माल्या को लेकर के लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस बंदे जो बातें बताई गई हैं, बस वो आप सोच लीजिए, अरे हद हो गई है यार, अब क्या सिचुएशन थी, कहां से कहां पहुंचा दिया चीजों को लेकर के। और उसने नाम ले लिया अरुण जेटली का, बस। क्या अरुण जेटली उस समय थे, उनको हम बता के आए थे बस, कांग्रेस को, कांग्रेस वाले जानते हो जब गधे, उनको मौका मिल गया बस वो चालू हो गए। देखा देखा, अरुण जेटली ने भगाया, अरुण जेटली ने भगाया, जो बंदा ही नहीं मर गया अरुण जेटली, आप किससे पूछोगे आप? अरुण जेटली तो है नहीं भाई, वो तो गए। अब सब उसके पीछे पड़ गए चीजों को लेकर, बीजेपी ये है करके, मतलब कितना सब खत्म। बहुत सही बंदा, बस गलती अरुण जेटली की, बात खत्म हो गई इंडिया में ना। खैर, टीपू सुल्तान के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। टीपू सुल्तान, मैंने विजय माल्या का इसलिए नाम लिया क्योंकि टीपू सुल्तान का जो तलवार थी, स्वॉर्ड, उसको वहां से ले करके विजय माल्या आया था, इसलिए विजय माल्या का नाम मैंने यहां पे आया। हैदर अली? अबे नहीं भाई, हैदर अली तो मर गया, उसके बारे में क्या बताना। टीपू सुल्तान के बारे में मेरी बात समझिए, थोड़ा सा खुद से भी लगाइए। ट्रीटी साइन इसी बेसिस पे होता है, संधि ने हरा देंगे आपका एरिया, हम कंट्रोल कर लेंगे, उससे अच्छा मेरा वापस करो। पहली वाली जो फाइट हुई थी, उस फाइट में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, तो अंग्रेजों का एरिया कैप्चर किया। दूसरे वाले में अंग्रेजों ने हराया, तो जो एरिया अंग्रेजों का कैप्चर था, बोला क्या मेरा वापस करो, सिंपल बात है। तीसरे वाले में क्या होगा, टीपू से फाइट होगी, अब टीपू का एरिया कंट्रोल कर लेंगे, और चौथे वाले में टीपू को खत्म करके पूरा मैसूर निपटा देंगे। कुछ कुछ समझ में, ठीक है, बट उसको पहले जान लो टीपू क्या है। टीपू सुल्तान 3-4 चीजें। नंबर 1, एलीट किंग, लिटरेट किंग लिख लो, पढ़ा लिखा शासक, पढ़ा लिखा किंग था, लिटरेट शासक। नेक्स्ट, अरबी, अरबी अरेबियन लैंग्वेज, पर्सियन, उर्दू, कन्नड़, सब जानता था। नेक्स्ट, टुक द टाइटल सुल्तान, सुल्तान का टाइटल लिया इसने। अब मैं ध्यान से फैक्ट्स बड़े काम के दे रहा हूं, लिखो। ऑन क्वाइन हिंदू गॉडेज, सिक्कों पर हिंदू देवी देवता की फोटो लगवाई है इसने। मुगल किंग, मतलब पहला मुस्लिम शासक जिसने करवाया काम, लिखो। फर्स्ट किंग इम्प्रिंटेड हिंदू गॉडेज, लक्ष्मी, लक्ष्मी माता की फोटो किस पे डलवाई? सिक्कों पर, टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट, श्रृंगेरी का नाम सुने आप लोग? श्रृंगेरी, आज उनका नाम सुने हो? शंकराचार्य का, शंकराचार्य का नाम सुने हो कि नहीं? कौन थे शंकराचार्य? केदारनाथ जिन्होंने किया था, केदारनाथ के अलावा भी कुछ किया था। आपने वो नाम सुने हैं, 4 ज्योतिर्लिंग, सॉरी मठ, हाँ, कौन कौन से मठ हैं? जो आप बता रहे हैं वो दूसरे होते हैं, वो धाम है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो 4 मठ थे, उन चारों मठों की सेटअप करने कौन थे? ये, और केदारनाथ की स्थापना की थी धाम में। शिवलिंग वहां पे जो था, शिवलिंग किसी और ने स्थापित किया था, मंदिर बनवाया था इन्होंने, ठीक है। तो शंकराचार्य का बर्थ प्लेस है श्रृंगेरी, तो लिखो श्रृंगेरी टेम्पल कंस्ट्रक्ट। श्रृंगेरी में मंदिर बनवाने का काम किया था टीपू सुल्तान ने, कर्नाटक। नेक्स्ट, सेटअप जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब इसने सेटअप किया था, ये आपको मैं बताऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस पढ़ोगे तो वहां पे जैकोबिन क्लब आएगा। जर्मनी में ये सब क्लब होते थे जिन्होंने वहां की आजादी की लड़ाई में कुछ काम किया था जर्मनी में, तो उस तरीके से इंडिया में जैकोबिन क्लब सेटअप किया था इसने। नेक्स्ट, पहला शासक जिसने इंडिया की फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी रिलीज की, पहली विदेश नीति भारत की, सोचो, एक इंडिया का एक स्टेट का राजा जिसने इंडिया की क्या रिलीज की? विदेश नीति बनाई, और बड़े अच्छे संबंध इसके थे।
नेक्स्ट लिखे डैश करके, इसी में अरब, काबुल, मॉरिशस, 3 जगहों के साथ सोचो उसने एम्बेसी लगा दी थी। कहां कहां पे? अरब में, काबुल में और मॉरिशस में। इन तीनों जगहों पे क्या किया था? सेटअप कर दिया था। और इसको उस समय के जो राइटर होते थे, उस समय के जो जिन्होंने किताब उताब उस समय लिखते थे, उन्होंने इसको टाइटल दिया था प्योर एंड सिंपल, प्योर एंड सिंपल मॉन्स्टर, सीधा साधा दैत्य, ऐसा टाइटल दिया गया था। स्टार लगा लीजिएगा जब इस तरीके के टाइटल पे क्वेश्चन बने। प्योर एंड सिंपल मॉन्स्टर, किसको? टीपू को। किसने? उस समय के जो राइटर्स इन्होंने किताबें लिखी हैं। ठीक है, वो खत्म। नेक्स्ट मेनली मैसूर के लिए था। मैसूर एक्चुअली हुआ भी था जब फाइनली जब इसकी डेथ होने ही आती है 4th वाले वॉर में, तो इसने जो नेपोलियन था उससे मांगी थी मदद। नेपोलियन आर्मी भेज रहा था, बट दिक्कत क्या था कि जो आर्मी थी उस आर्मी को वहां से आने में, स्पेन से आने में सीधी बात टाइम लगता, तब तक ये खत्म हो गया था। नहीं तो अंग्रेज हरा नहीं पाते इसको, टीपू को। वो बताऊंगा मैं आगे। लिखिए 3rd वॉर, तीसरी। भाई 2 आपने हो गई है ना पीछे, तो तीसरी फाइट है 1790 to 1792, 1790 से 1792। स्पीड ठीक है? ज्यादा तो नहीं है, कम भी नहीं है? कम है तो बताओ। 1790, 92, 92 के बीच में तीसरी लड़ाई। इसमें लिखिए रीजन है, रीजन अगर आप पूछे इस समय तीसरी जो लड़ाई है उस लड़ाई का रीजन था, वो रीजन था ट्रीटी विद फ्रेंच। फ्रेंच लोगों के साथ इसने संधि कर ली थी। कहानी कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा बस समझा देता हूं मैं, मोटा मोटी समझिए। ये आपका इंडिया था उस समय का। इसमें जो नॉर्दर्न पोर्शन था दैट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स, साउदर्न जो पोर्शन था दैट इज कंट्रोल्ड बाय फ्रेंच। अंग्रेजों का ध्यान इधर नहीं गया, तो वो पहले इस एरिया को पकड़ लेते, और ये एरिया उस सब सबसे ज्यादा फर्टाइल था, पैसा अच्छा देता था, तो वो इधर जाते थे। लेकिन जब अब फ्रेंच के साथ, इस एरिया में जो फ्रेंच होंगे तो यहाँ के जो किंग होंगे वो ऑब्वियस बात है इनके साथ डील करेंगे कि नहीं करेंगे, सिंपल बात है। तो इस समय फ्रेंच के साथ डील हो गई थी। इसके बारे में ब्रिटिशर्स को पता चला। कहानी कुछ ऐसी होगी, ब्रिटिशर्स लोग डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो सीधी बात है वो किसके साथ फाइट करेंगे? टीपू के साथ। तो टीपू का सपोर्ट कौन करेगा? फ्रेंच। तो इसीलिए आगे पढ़ोगे एंग्लो फ्रेंच वॉर, 3 वो भी लड़ाइयां लड़ी गई, इसी के सेम पैरेलल में लड़ाई लड़ी गई, बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, बट टीपू के साथ लड़ाई में तो फ्रेंच के साथ क्या कर लिया था इसने? समझौता। इसको भी पता था आने वाले दिने में जो ब्रिटिशर्स होंगे वो मेरे साथ फाइट करेंगे, तो उससे पहले ही आप तैयारी कर लो। भाई ईरान जो अभी चल रही है कहानी, कल बड़ा ट्रंप का मजाक उड़ा तगड़ा वाला जा रहा है। भले ट्रंप ने कल, आपने देखा बम वम सब पूरा क्या था, मजाक ये उड़ाया जा रहा है कि जो ईरान है उसको, अच्छा देखो सिंपल है, मेरे पास 5 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, उसमें से 2 पे इजराइल ने अटैक किया, और तीसरा वाला न्यूक्लियर रिएक्टर, तीसरा चौथा जो है, वहां पर मेरे पास बम बनाने का सामान है, ऐसा सामने इजराइल कह रहा है। और वो जो है वो जमीन से 200 मीटर नीचे है। लेकिन जिसने अटैक किया इजराइल ने, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको खत्म कर सके। तो वो अपने दोस्त अमेरिका से कहता है कि भाई साहब आप बम गिरा दो। तो अमेरिका कह रहा रुक जाओ मैं देखता हूं, बट प्रोबेबिलिटी बम गिराने की है, पॉसिबिलिटी है। भाई दोस्त है तो दोस्ती तो निभाएगा। समस्या ये है ईरान के पास भी तो दिमाग है, उसको क्या लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा बम गिर सकता है, यहां पॉसिबल है। तो कल ऐसी कुछ आईएए की रिपोर्ट है, क्योंकि उतना तगड़ा क्लस्टर बम जब गिरा तो रेडियो एक्टिव जो होती चाहिए वो रिलीज होनी चाहिए, गैसेस नहीं होता है उस लीक। और कल वह ईरान खुद आईएए वाले क्या कह रहे हैं कि लीक नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब है जो इनरिच्ड यूरेनियम है, यानी जो जिससे बनता है, उसको रिप्लेस कर दिया गया। बात समझ रहे हैं? तो जिस पर्पस के लिए बम गिराया गया था कि ईरान की जो कैपेबिलिटी है, हाँ उसने जो कंस्ट्रक्शन है उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो मेन है यूरेनियम वो ईरान ने कहीं और शिफ्ट कर दिया। आप गिरा लियो बम, भाई यूरेनियम ही सब कुछ होता है, इनरिच्ड यूरेनियम ही सारा खेल होता है, उसको कहीं और कर लेंगे तो आप बम बना लेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान हो गया है कि ईरान ने सपोर्ट हासिल कर लिया रशिया और चाइना का, और उनके पास न्यूक्लियर कैपेबल हैं।
पाकिस्तान की टेंशन ना लेना, वो उसके में बस रखा हुआ दीमका लग गई होगी उसके में, पाकिस्तान की छोड़ दे जो टाइम पास कर रहा। लेकिन रशिया और उसके पास, चाइना के पास है। कल रशिया ने बोल दिया अमेरिका ने ऐसा करके 2 गलत काम किए। पहला गलत काम किया, नोबेल तो भूल जाइए क्योंकि नोबेल सपोर्ट में मिलता पहली चीज। और दूसरा जो गलत काम किया है कि आपने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि हो सकता है मैं क्या दे दूं, ईरान को न्यूक्लियर वेपन, छुट्टी लो। जो अच्छी खासी चल रही थी, सब चुपचाप काम चल रहा था, वहां बैठकर रशिया कर, और रशिया कह रहा है तो सीरियस बात है। हो सकता है, अगर हो तो जितनी भी आपकी मेहनत पिछले 40 साल में आपने ईरान को रोकने में की, उसको हाथों हाथ गिफ्ट मिल गया, ले भैया ले जाओ मिसाइल। अब बताओ, कल देख रहे ये नॉर्थ कोरिया वाला भी कह रहा, वो कह रहा है हमें अच्छा नहीं लग रहा यार, दुनिया लड़ रही, हम खाली बैठे हैं, सीधी कुछ तो करो। तो कल उसने 10 मिसाइल मार दी साउथ कोरिया पे। कल की न्यूज है, कल आ गई, उसने 10 मिसाइल, वो कह रहा टेस्ट कर रहे, गिर गई है यार, बेवकूफ बना रखे, किसको कह रहे टेस्ट करके गिर गई, मिसाइल है कि बम है, वो है पत्थर वत्थर फेंक दिया आपने, उधर चला गया। साउथ कोरिया कल कर दिया, वहां पे यूएन में शिकायत कर रहा है साउथ कोरिया कि आप लोग उधर लगे हो, ये इधर मजे ले रहा। भाई वेस्ट एशिया तो है, ईस्ट एशिया में इधर साइड में बड़ी शांति थी, तो नॉर्थ कोरिया भाई सब सनकी है ना यार, मजा नहीं आ रहा ना, ना सब लड़ रहे हैं, हम कैसे नहीं लड़े, हम भी लड़ेंगे। तो नॉर्थ कोरिया ने कल 10 मिसाइल छोड़ दी। अब दिक्कत यह है कि नॉर्थ कोरिया के पास एटॉमिक वेपन है, समस्या ये है, तो अमेरिका डायरेक्ट कभी बात नहीं कर सकता, मतलब झगड़ नहीं सकता किससे, नॉर्थ कोरिया से, ये दिक्कत है भाई, सीधी बात है। उसका क्लियर सपोर्ट है किसको, नॉर्थ कोरिया को, चाइना को, तो बगल में ही पड़ोसी है उसके, चाइना और रशिया खुल के सपोर्ट देता है अच्छा खासा, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स कह सकते हैं आप, एक फोन पे मिलेगा उसको। तो रशिया उसको, यूएस को पता है कि ना 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 ये ठीक बंदा नहीं है, इसीलिए सोचिए। अबे नॉर्थ कोरिया की मैपिंग देखो, इतना बड़ा भी नॉर्थ कोरिया यार, इतना बड़ा भी नहीं होगा यार मैप के हिसाब से, और जो मैं अपनी फिंगर के हिसाब से, इतना बड़ा आपका क्या है, यूएसए है। तुम सोचिए इतना बड़ा वाला कंट्री इतने बड़े कंट्री के साथ बराबर पे बैठ के बात कर रहा है, तो क्या रीजन होगा, बात समझ रहे हैं भाई। खली और राजपाल यादव एक टेबल पे बैठ रहे हैं, तो उसमें ज्यादा किसकी वैल्यू हुई, खली की थोड़ी हुई, राजपाल यादव की वैल्यू, बात समझ रहे, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कि नहीं हुई। तो अमेरिका और किम जोंग ये दोनों अगर एक कॉमन न्यूट्रल प्लेस पे बैठ के बातचीत करो, तो अमेरिका की वैल्यू थोड़ी है, फिर तो उसकी वैल्यू हुई। और वो बस वैल्यू यही है कि नॉर्थ कोरिया कहता भाई साहब मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। अब दिक्कत यह है कि है कि नहीं, चेक कौन करे। समस्या यह है कि अगर न्यूक्लियर वेपन उसके पास है तो सबसे बड़ा डर अमेरिका को है, क्योंकि खाली पैसिफिक ओशन को क्रॉस करना है, यूएस उड़ा देगा वो। क्योंकि ईरान देखो, यूएसए यहां पर है, ईरान यहां पर है, तो ईरान अगर मिसाइल मारेगा तो उसको पूरा यहां से क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत इतने लंबी है नहीं डिस्टेंस की उसके पास, तो उसको पता है, तो इसलिए ईरान से सेफ खेल रहा है अमेरिका। दिक्कत क्या है, यहां पे है आपका रशिया, यहां से आएंगे चाइना वाला पोर्शन है, यहां पे आपका क्या हो गया इंडोनेशिया, यहां पर है आपका साउथ कोरिया, उसी के नीचे है लटका हुआ नॉर्थ कोरिया, यहां है आपका पैसिफिक ओशन, और इधर साइड में क्या था जो उस दिन बताया था मैंने आपको, नॉर्थ अमेरिका, कुछ इस तरीके से। तो उसको यहां से अगर छोड़नी है मिसाइल तो सीधी बात है यहीं तो जाना, जो किसको क्रॉस करना है, पैसिफिक ओशन, इतनी रेंज की है। अब समस्या मैंने क्या बता दी, यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि नहीं पता नहीं, बट नॉर्थ कोरिया बोल रहा तू करके देख, बताता हूं तेरे को मैं। अब सोच के देखिए, आपके पड़ोसी रोज बोल रहा है तू मेरे घर के सामने से निकल, तेरे ऊपर बम मारूंगा मैं। अब तुमको पता नहीं उसके पास बम है कि नहीं, तुम निकलोगे। सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका को यहां हो रही कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि इसके पास है कि नहीं न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि अब भाई सीधी बात बैन है ना, वो मीडिया वीडियो सब पूरा बैन है, तो पता चल नहीं रहा है। जीपीएस से थोड़ी हर चीज, जीपीएस जमीन के नीचे की चीज थोड़ी पता चल जाएगी, वो तो चुपचाप है। आईएईए वाले यहाँ बैन है, वो जा नहीं सकते, जो नहीं मेन एजेंसी है वो, तब वो ईरान में जा सकते थे, यहां जा नहीं सकते। तो अगर इसके पास दो, या तो होंगे या तो नहीं होंगे। समस्या ये कह रहा है, अमेरिका कह रहा नहीं है, तो ये कह रहा मेरे साथ, अच्छा तू मेरे को मिसाइल मार के था, फिर बताओ तेरे को मैं, खेल समझ रहे हो। तो इस खेल में अमेरिका डरा हुआ है, क्योंकि यहां पे रिस्क फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए हुआ तो सीधी बात है, न्यूक्लियर वेपन आप उसको चाहे जितना मारोगे, एक तो ये भी मारेगा, और उस एक में हमें क्या बोला, डेवलप्ड कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ना, आपका बिगड़ जाएगा। मैंने बोला ना, मुंबई अटैक अगर होता है, मिसाइल मुंबई में गिरती आएगा तो आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, बात को समझिए। तो पाकिस्तान का क्या गया, दिक्कत हमारी हुई, सेम कहानी है। अगर इसने बसन की आदमी कहीं अगर इसके पास और कर दिया तो सीधी बात है, इसीलिए सोचो सिंगापुर में जब मीटिंग बुलाई गई थी तो ट्रंप साहब और किम जोंग दोनों बराबर पे जाकर हाथ मिला रहे थे। अब जलवा समझ रहे इस बंदे का कितना होगा, जबकि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी कितनी होगी, मतलब चिल्लर भी नहीं है इकोनॉमी वहां की, सोचिए, और यूएस के साथ पैरेलल पे खड़ा है, क्यों, ये डर। तो ईरान को कर सकता है अमेरिका, ईरान को पता है। अब आज देखते हैं क्या कहानी, नहीं तो वैसे भी उंगली करके रखा हुआ है इजराइल। कल देखे थैंक्स पूरा मॉल बना दिया उसका, यूएस का। इजराइल की भी अलग कहानी चलेगी, आप लोग थोड़ा, खैर चलिए अगला ये क्या लिखे हो,
फ्रेंच फ्रेंच होगा ट्रीटी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आइए थर्ड, हाँ ठीक है, फ्रेंच ट्रीटी होती है। फाइट लिखिए, अटैक्ड ऑन त्रावणकोर, ब्रिटिशर्स अटैक त्रावणकोर, अंग्रेजों ने त्रावणकोर पे अटैक किया। ब्रिटिशर्स अटैक त्रावणकोर, अंग्रेजों ने त्रावणकोर पे अटैक किया। फरवरी 1792, फरवरी 1792, फरवरी 1792, डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, कॉर्नवालिस नाम सुने हो? कॉर्नवालिस ये था ब्रिटिशर्स का किंग, वो ब्रिटिशर्स का लीडर अंग्रेजों की तरफ से। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, आगे भी पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में। कोई रिफॉर्म बता सकते हो कॉर्नवालिस का? क्यों नाम फेमस है कॉर्नवालिस का? लैंड रिफॉर्म था। कोई बात नहीं, लिखिए, आगे बताऊंगा आपको मैं। नेक्स्ट आइए, कॉर्नवालिस ने हराया, ठीक है, किसकी? त्रावणकोर, केरल का नॉर्दर्न पोर्शन, नॉर्दर्न केरला, वो भी इसी के पास था। ठीक है, ऑब्वियस है, कौन हारा? टीपू हारा। तो जब टीपू हारेगा तो एक ट्रीटी होगी, वही वाली ट्रीटी का लिखिए, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी। और ये ट्रीटी बहुत इंसल्टिंग ट्रीटी थी टीपू के लिए, रीजन डैश करके लिखो। इस ट्रीटी के अंदर, इसी ट्रीटी ने, याद रखिएगा, पहला है 3 करोड़ कैश, दोनों लड़के और 17 स्टेट। स्टेट का मतलब जो टीपू, ये तीनों चीजें किसके पास चली गई? अंग्रेजों ले गए, ब्रिटिशर्स। इतना इतना कैश, इसके लड़के। जब तक कैश 3 करोड़ बहुत होते थे, आपको लग रहा हो 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ तो दे देंगे राजा के लिए। 3 करोड़ कौन है भाई साहब? उस समय के 3 करोड़ पता है ना क्या होते हैं? कि आपको लगे 3 करोड़ क्या होते हैं? 3 करोड़ कभी भी कम नहीं थे, अभी भी कम नहीं है 3 करोड़, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम, ठीक। कंडीशन ये थी कि 3 करोड़ जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपके दोनों बेटे मेरे पास रहेंगे। तो करीब 7-8 साल रहे थे बेटे उसके। इंसल्टिंग थी भाई, सीधी बात। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छे से फाइट की, अच्छे से राजा रहा, और उसके साथ इस तरीके की तो बेइज्जती होगी कि नहीं हुई इंसल्ट? तो यहाँ पे टीपू की तगड़ी इंसल्ट हुई थी। इसी ऐसे ही इंसल्ट की थी किसकी? जर्मनी की, ट्रीटी ऑफ वर्साई में। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है वो यही वाली बेइज्जती होती है भाई। सीधी बात है, किसी व्यक्ति को आप नहीं, वो बड़ा अच्छा डायलॉग है, कोई मूवी थी बॉक्सर वाली जो मूवी थी, कि किसी को इतना भी मत डराओ डर खत्म हो जाए। सुने? आई थिंक किसी मूवी मैंने सुना है, मैं भूल गया, आप बैठी हुई हैं जी। ये आपका ज्ञान आया कुछ क्या? मैरी कॉम मूवी, मैरी कॉम मूवी का था। मैं देखिए कल भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी, आज भी आपको है। मैरी कॉम मूवी कोई है, बॉक्सर भैया ना वो, ठीक है। चलिए डन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का यहाँ पे। फिर फाइनली थोड़ा बहुत जितनी भी उसके पास, टीपू सुल्तान के पास पावर थी, उस पावर को जोड़ जाड़ करके फाइनली इसने चौथी फाइट लड़ी, 4th एंग्लो मैसूर वॉर। चौथी एंग्लो मैसूर वॉर फाइनली बेचारा जोड़ जाड़ के हुआ। ये टाइम है 1799, 1799 में फाइनल फाइट है। लिखो, राइट अ लेटर टू नेपोलियन। नेपोलियन को एक इसने पत्र भी लिखा था, वही हेल्प के लिए कि आप आ जाइए। बट मैंने बताया ना, नेपोलियन खुद भी युद्ध लड़ रहा था, तो उस भी थोड़ा सा उलझा हुआ था। बट उसने भेजा था, बट फिर भी उतना पहुंचने में टाइम लग गया। अंग्रेजों की तरफ से थे लॉर्ड वेलेस्ली, नाम सुने हैं आप लोग? लिखो, फ्रॉम ब्रिटिशर्स साइड्स। अंग्रेजों की तरफ से जो वायसराय, उसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, WESELEY, वेलेस्ली। स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, वेलेस्ली, WELESELY, वेलेस्ली। नेक्स्ट, 4 मई 1799, डेट ध्यान से, 4 मई 1799, 4 मई 1799, ये वो डेट है जिस दिन भारत में टीपू सुल्तान का डेथ होती है, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो इस दिन टीपू सुल्तान साहब यहाँ पे खत्म होते हैं। और भाई मैंने बताया, इसके बाद जो मैसूर था उसकी गद्दी पे एक बच्चा था, उसका नाम था कृष्णराज।
सेकेंड, इसको गद्दी पे बैठा दिया, क्योंकि अंग्रेजों के पास उनको पता था कि अगर मैं इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर ले जाऊंगा तो दिक्कत ये हो जाएगी, इस पूरे एरिया को कंट्रोल करने के बाद यहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो अगर मैं कंट्रोल करूंगा तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी ना इसको, सिंपल, ये दिक्कत हुई थी, याद रखिए, ठीक है। तो इसका नाम है 14 साल की एज में। तो ये कहने के लिए क्या होगा, राजा होगा, बेसिकली जितना भी काम होगा वो कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे। ये कहानी कुछ ऐसी है। कृष्णराज सेकंड। डन, ठीक। यहां पर आपका कौन सा सेक्शन, एंग्लो मैशूर वाला पोर्शन खत्म होता है। पानी यानी पीना है?